हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर हम लोग आईबीपीएस एएफओ 2026 के लिए इकोनॉमी का पोर्शन जो है इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें आज जो है ये चौथा क्लास होने वाला है जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का रहने वाला है। ड्राईलैंड फार्मिंग, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का ये इकोनॉमी का टॉपिक रहने वाला है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपके प्री और मेंस दोनों में ही एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमी, इसी की हम लोग यहाँ पे क्लास करने वाले हैं और आज चौथा क्लास होने वाला है जो कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसके ऑप्शन को देखेंगे और साथ ही साथ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, आंसर को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो क्लास के एंड तक आप बने रहिए। चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कजरी है, जोधपुर राजस्थान, वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कजरी के नाम से फेमस है, जो कि जोधपुर राजस्थान में स्टैब्लिश्ड है। तो ये किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर बी 1957, ऑप्शन नंबर सी 1959, ऑप्शन नंबर डी 1961। तो यहाँ पर बात करेंगे अगर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी की, तो इसकी जो स्थापना है वो आपका 1959 में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1959। फ्रीक्वेंटली आस्क वन लाइनर्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पहला है कजरी हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जोधपुर राजस्थान में है। एस्टैब्लिश्ड की बात करें तो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। अंडर आईसीआर, ये आईसीआर के अंडर में आता है। वर्क्स ऑन, तो ये एरिड जोन रिसर्च के अंदर काम करता है। एरिड जोन जो रिसर्च है इससे रिलेटेड यहाँ पर काम होता है। एरिड मीन्स ड्राई डेजर्ट रीजन, जो एरिया ड्राई है, डेजर्ट है, उसको एरिड कहा जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप समझेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज इकार्डा वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज इकार्डा के नाम से जो रिसर्च सेंटर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1957, ऑप्शन नंबर बी 1967, ऑप्शन नंबर सी 1979, ऑप्शन नंबर डी 1987। तो ये आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट से यहाँ पे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है ये 1977 में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में भी कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे इकार्डा जो है इसकी स्थापना 1977 में हुआ था। वर्क्स ऑन, ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे काम करता है। ओरिजिनल हेडक्वार्टर की बात करें तो ये एलेपो सीरिया में है। ओरिजिनल हेडक्वार्टर एलेपो सीरिया में है और जो करंट हेडक्वार्टर है ये बैरत लेबनान में है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट को देखेंगे, उसके हेडक्वार्टर्स को देखेंगे और इसकी स्थापना कब हुई थी, इस चीज को यहाँ पर जान लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो पहला है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI, इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में है, फिलीपींस मनीला। और इसकी स्थापना जो है ये 1960 में हुआ था। तो 1960 में एक और यूनिवर्सिटी खोला गया था इंडिया में, उत्तराखंड में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो यूनिवर्सिटी कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर, जो सीमिट है, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको मैक्सिको में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना जो है ये 1966 में हुआ था। उसके बाद है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जो इक्रीसेट है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही है, हैदराबाद में। और इसकी स्थापना जो है ये 1972 में किया गया था। उसके बाद इकार्डा जो अभी हम लोगों ने देखा, जिसका हेडक्वार्टर सीरिया में है ओरिजिनली, और इसकी स्थापना जो है ये 1977 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट सूटेड सोइल फॉर रेनफेड कॉटन क्रॉप। तो वर्षा आधारित रेनफेड कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सेंडी लोम, बलुई दोमट, ऑप्शन नंबर बी क्ले लोम, चिकनी दोमट, ऑप्शन नंबर सी सिल्टी लोम, गादयुक्त दोमट, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक सोइल, काली मिट्टी।
तो एक चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहां भी कॉटन क्रॉप की बात हो, कॉटन मतलब रेगुलर सॉइल, ब्लैक सॉइल, तो इसका जो सही आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ब्लैक सॉइल। कहीं भी कॉटन क्रॉप से अगर सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो और वहां पे ऑप्शन में अगर ब्लैक सॉइल है तो आप पहले ब्लैक सॉइल को ही टिक कीजिएगा। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें पहला है बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन, ब्लैक सॉइल। अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल। जो ब्लैक सॉइल है इसका दूसरा नाम रेगुर सॉइल या फिर कॉटन कपास काली मृदा, कुछ भी बोल सकते हैं आप। क्ले मिनरल्स इन ब्लैक सॉइल, इसमें जो क्ले मिनरल पाया जाता है ब्लैक सॉइल में वो है मोंटेमोइलोनाइट। हाईएस्ट मॉइस्चर रिटेंशन ब्लैक सॉइल का होता है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये 4 स्टेट है जहां पर कॉटन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है अत्यधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम विंड सोइल इरोजन अकर्स इन विच स्टेट। भारत में वायु अपर्दन विंड सोइल इरोजन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन में विंड सोइल इरोजन की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। मैक्सिमम विंड इरोजन इन इंडिया राजस्थान। मैक्सिमम वाटर इरोजन हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ विंड इरोजन सॉल्टेशन। सॉल्टेशन कहने का मतलब हो गया कि जो सॉइल का मीडियम साइज का पार्टिकल है ये यहाँ से इरोजन हो जाता है, जो कि सॉल्टेशन के नाम से जाना जाता है। मेन कॉज ऑफ विंड इरोजन स्पेस वेजिटेशन, सैंडी सॉइल, स्ट्रॉन्ग विंड। तो जो एरिड रीजन है जैसे कि राजस्थान वाला, जहां पर स्ट्रॉन्ग विंड देखने को मिलता है, जिससे कि सैंडी जो सॉइल होती है वो वहां से डिपोजिट कर जाती है, इरोजन हो जाता है इसका आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर ड्रॉट द सोरगम प्लांट सिंथेसाइज धूरिन इन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूखे ड्राउट की स्थिति में ज्वार जो है सोरगम के पौधे धूरिन का संश्लेषण कहाँ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए रूट जड़े, ऑप्शन नंबर बी सूट्स तने ऊपरी भाग, ऑप्शन नंबर सी लीव्स पत्तियां, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लीव्स। धूरिन का सिंथेसिस जो है ये लीव्स में होता है, पत्तियों में होता है। क्रॉप सोरगम ज्वार, टॉक्सिक कंपाउंड धूरिन, पॉइजन रिलीज हाइड्रोजन साइनाइड। जो एससीएन है ये पॉइजन रिलीज होता है, इसमें जो टॉक्सिक कंपाउंड होता है वो धूरिन के नाम से जाना जाता है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है ये यंग लीव्स में देखने को मिलता है, पत्तियों में, नई पत्तियों में देखने को मिलता है। इंक्रीज ड्यूरिंग ड्राउट फ्रोस्ट यंग स्टेज, जब पत्तियां यंग स्टेज में होती है, ड्राउट कंडीशन होता है, फ्रोस्ट कंडीशन होता है, तो यहाँ पर ये कंपाउंड रिलीज होता है, पॉइजन रिलीज होता है, जिसके अंदर धूरिन कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ क्रॉप दिया हुआ है और उसके टॉक्सिक कंपाउंड के बारे में दिया हुआ है, तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे जान लेंगे ताकि एक बार में आपका जो टॉक्सिक कंपाउंड वाला पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाए। जैसे कि जो सोरगम है इसका भी हम लोगों ने देखा धूरिन। लिंसीड की बात करें तो लीना मेरिन, ये इसका टॉक्सिक कंपाउंड होता है। कसावा की बात करें तो यहाँ पर भी इसका लीना मरीन ही होता है, यही एक टॉक्सिक कंपाउंड है जो इन दोनों में देखने को मिलता है। कॉटन सीड की बात करें तो गोसीफोल जो है ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है जो कि कॉटन सीड में देखने को मिलता है। लथारस की बात करें यहाँ पे तो BO AA जो न्यूरोटॉक्सिन है ये टॉक्सिक कंपाउंड लेथारस में पाया जाता है। नेक्स्ट है ड्राई फार्मिंग इज जनरली प्रैक्टिस्ड इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल एनुअल रेनफॉल ऑफ। तो ड्राई फार्मिंग सामान्यतः उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए लेस देन 750 mm, ऑप्शन नंबर बी 750 to 1150 mm, ऑप्शन नंबर सी मोर देन 1150 mm, ऑप्शन नंबर डी 900 to 1200 mm। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लेस देन 750 mm। जब वहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से भी कम हो तो वहां पे जो फार्मिंग होती है वो ड्राई फार्मिंग कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राईलैंड फार्मिंग इज जनरली प्रैक्टिस्ड इन एरिया रिसीविंग एनुअल रेनफॉल ऑफ। तो यहाँ पे ड्राईलैंड फार्मिंग, इससे पहले ड्राई फार्मिंग को देखा, अब ड्राईलैंड फार्मिंग के बारे में पूछ रहा है कि ड्राईलैंड फार्मिंग सामान्यतः कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है? लेस देन 500 mm,
लेस देन 750 mm, 750 to 1150 mm, more than 1500 mm। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 750 टू 1115 mm की बात करें। 750 से कम हो जाएगा तो ड्राई फार्मिंग, 750 से 1150 mm के बीच वार्षिक वर्षा होगी तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर किया जाएगा, फार्मिंग किया जाएगा, वो ड्राई लैंड फार्मिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनफेड फार्मिंग इज जनरली प्रैक्टिस इन एरिया रिसीविंग एनुअल रेनफॉल ऑफ। तो यहाँ पर आप रेनफेड फार्मिंग की बात की जा रही है। वर्षा आधारित खेती रेनफेड फार्मिंग सामान्यतः कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है? सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 1150 mm। जब यहाँ पे रेनफेड कंडीशन हो जाएगा तो यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा है वो आपको 1150 mm से ज्यादा देखने को मिलेगा। ये इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 3 फार्मिंग को देखा, जिसमें पहला था ड्राई फार्मिंग, उसके बाद ड्राईलैंड फार्मिंग, उसके बाद यहाँ पर रेनफेड फार्मिंग। तीनों के लिए यहाँ पे अगर ड्राई फार्मिंग की बात करें तो एक बार फिर समझ लेंगे। ड्राई फार्मिंग में 750 mm से कम वार्षिक वर्षा, ड्राईलैंड फार्मिंग में 750 से 1150 mm वार्षिक वर्षा, और रेनफेड फार्मिंग में 1150 से ज्यादा यहाँ पे वार्षिक वर्षा होगी, तभी रेनफेड फार्मिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ एंड कैनोपी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय। तो पत्तियों एवं फसल छत्र जो कैनोपी होता है का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, लाइसीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। तो यहाँ पे 4 तरह के यंत्र दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा है जिनसे लीफ एंड कैनोपी का जो टेम्परेचर है उसको मेजर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। बात करेंगे लीफ एंड कैनोपी के टेम्परेचर का, तो इसको जो मेजर करने के लिए यंत्र है वो है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। लीफ टेम्परेचर मेजर्ड बाय इंफ्रारेड थर्मोमीटर, कैनोपी टेम्परेचर मेजर्ड बाय इंफ्रारेड थर्मोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर। जो बाकी के ऑप्शन थे बैरोमीटर, इसका यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। उसके बाद है इवेपो ट्रांसपिरेशन, इसके लिए लाइसीमीटर। विंड स्पीड की बात करें तो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से विंड स्पीड का मेजर किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो हाइग्रोमीटर। उसके बाद रेनफॉल की बात करें तो रेन गॉज। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे यंत्र के नाम दिए हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूरा क्लास करने के बाद आप एंड में पीडीएफ लिख दीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काइंड ऑफ ड्राउट विच अकर्स ड्यूरिंग डिस्टिंक्ट एनुअल पीरियड ऑफ ड्राई वेदर इज कॉल्ड। वह सूखा जो प्रत्येक वर्ष के निश्चित शुष्क मौसम डिस्टिंक्ट एनुअल ड्राई पीरियड में होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, सीजनल ड्राउट मौसमी सूखा, ऑप्शन नंबर बी, रिकरेंट ड्राउट पुनरावृत्ति सूखा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दीज दोनों, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एनुअल ड्राई पीरियड की बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीजनल ड्राउट मौसमी सूखा। इस चीज को यहाँ पे समझ लेंगे। ड्राउट ड्यूरिंग नॉर्मल एनुअल ड्राई सीजन सीजनल ड्राउट कहलाएगा। ड्राउट ड्यू टू फेलियर ऑफ रेनफॉल कॉन्टीजेंट ड्राउट कहलाएगा। ड्राउट इन डेजर्ट रीजन, जो डेजर्ट वाला एरिया है वहां पर अगर ड्राउट होता है तो ये परमानेंट ड्राउट कहलाता है। एडुकेट रेनफॉल बट वाटर डिफिशियंसी ड्यू टू हाई इवेपो ट्रांसपिरेशन, तो ये जो है ये इनविजिबल ड्राउट कहलाएगा। अगर रेनफॉल तो होता है लेकिन फिर भी अगर वाटर का डिफिशियंसी देखने को मिलता है तो इसका जो मेन रीजन होता है वो इवेपो ट्रांसपिरेशन, तो ये जो ड्राउट कंडीशन बनेगा तो ये इनविजिबल ड्राउट कहलाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को कवर किया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, साथ ही साथ कंसेप्ट को क्लियर करते हुए इस क्लास को कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर स्लाइड में दिया हुआ है कि जो एग्रोनॉमी का प्रीवियस लेक्चर है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, टिलेज वाला पार्ट है, इसकी क्लासेस जिन जिन स्टूडेंट्स ने उसके बाद इस स्लाइड में दिया हुआ है कि जो एग्रोनॉमी का
बाकी प्रीवियस लेक्चर है, जैसे कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, टिलेज वाला पार्ट है, उसके बाद एक और जो क्लास 2 का जो लेक्चर था, इन सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को विजिट कीजिए और चैनल पे जाके ये सारा जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन में देखने को मिलेगा। ये IBPS AFO एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे लेक्चर को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, सबको एक एक करके पेन कॉपी लेके सारे जो लेक्चर है इसको अच्छे तरीके से देखना है और नोट डाउन करना है। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। आज का लेक्चर था ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।